हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो प्रैक्टिस इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 7। तो ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद एनी में नए हैं तो स्टडी विद एनी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन है तालिका का ही। तो ये आप तालिका को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 से ज़्यादा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखो, कंप्यूटर में कट ऑफ कितना हो गया, बराबर 30 अंक। ठीक है, बराबर 20 छात्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर कट ऑफ जो है वो 30 अंक बराबर 25 छात्र हो जाएगा। ठीक, और अभिष्ट अंतर कितना हो जाएगा, तो 25 में से हम 20 को माइनस कर देंगे। और पेन को क्या हो गया, बाहर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 5। ठीक, सी निकाल के देखिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। ठीक है, चलो 2 का आपका आंसर हो जाएगा 20 माइनस 30, तो 20 माइनस 30, टू आंसर इज 20 माइनस 30। ठीक, 3 का आंसर हो जाएगा 31, 4 का और 5 का। 4 का हो जाएगा 27% और 5 का हो जाएगा 20। ठीक, अब ये निकालिएगा खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से भी हम यही करने वाले हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़े, इसका ले लो। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा 6.67 मिनट, ये वाला। ठीक, 7 का आंसर हो जाएगा 11:14। एट का आंसर हो जाएगा 8 मिनट। 9 का आंसर हो जाएगा 7:9, यानी 7/7:9। ठीक है, 10 का हो जाएगा 1.67 मिनट। 11 में भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत लंबी हो जाते हैं मेरे लिए। 11 का हो जाएगा 450 करोड़ रुपए। 12 का हो जाएगा 2003। 13 का हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, 14 का हो जाएगा डेटा पर्याप्त है। 15 का हो जाएगा 325 करोड़ रुपए। इसका भी तालिका का ले लो स्क्रीनशॉट। लिया, चलो 16 का हो जाएगा 3478 लगभग। 17 का हो जाएगा 2248।
18 का हो जाएगा 1 32। 19 का हो जाएगा 19 का 18:27। 30 का हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? यहाँ से आ जाते हैं 21 नंबर से। तो गंधार कला जो है वो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रित शैली, ठीक है, गांधार शैली है। और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुशार थे। इस कला का विषय मुख्यतः बौद्ध और शिल्प शैली यूनानी होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। अतः ग्रीको रोमन एवं बौद्ध आर्ट को गांधार स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो या तो ये हिंद और यूनानी होगी या तो हिंद और रोमन होगी, ग्रीक और रोमन, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा बताओ, बी होगा कि ए होगा? इसका आंसर हिंदी यूनानी ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो भाई सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था प्राचीन भारत में दक्कन में गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा। इसे वर्णाश्रम व्यवस्था का कट्टर समर्थक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? तो तक्षण शब्द बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कुलप परिवार के मुखिया को और सेनानी जो है वो सेना का प्रमुख कहा जाता था। तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश, ठीक है। सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशों में पहले आया था गुलाम वंश, फिर आए खिलजी, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए, ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था? तो आगरा के किले में शीश महल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, नगीना मस्जिद आदि इमारतें आगरा के लाल किले में हैं। 1855-56 के बीच हुआ था विद्रोह। तो 55-56 में आपका विद्रोह हुआ था संताल विद्रोह, ठीक 1857 की क्रांति के ठीक पहले, ठीक है। और ये आदिवासी विद्रोह था और इस विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू कानू थे, चांद भैरव नामक 4 भाई, सिद्धू कानू चांद भैरव। ये मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में केंद्रित था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, अपराध घोषित किया था और उसे समाप्त कर दिया था विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने, ठीक है। 1829 के नियम 17 के अनुसार सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और आराम में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन 1830 में ये कानून बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत के वायसराय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की थी? तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई है वो 20 जुलाई 1905 में हुई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की को विधिवत घोषणा कर दी गई। 14-15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में संबोधित किया कि उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन थे? तो भाई देखो, 14-15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्होंने संबोधन किया था, ठीक है। राष्ट्र गोफ्तार नामक समाचार पत्र ने किसके सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया? तो राष्ट्र गोफ्तार जो है वो एक गुजराती समाचार पत्र था और किसका था? तो भाई वो उनका था नेरोजी जी का, ठीक है। दादा भाई नेरोजी ने एक गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत करी 1851 में।
ठीक है। और ये समाचार पत्र जो था वो पारसी सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार करता था। कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भाई कर्क रेखा जो है वो 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। ठीक है। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है वो मिल करके देवप्रयाग में संगम होता है। उसके बाद वो क्या बन जाती हैं? अलकनंदा और भागीरथी बन जाती हैं गंगा। कौन सा राज्य भारत के लिग्नाइट कोयले का बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु राज्य जो है वो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले के कुल भंडार का सर्वाधिक हिस्सा तमिलनाडु के पास है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। नवेली तमिलनाडु में है जो लिग्नाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है भाई काली मिट्टी। और रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैसे पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा को कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी भूमि या सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, जिसकी लंबाई है लगभग 8,891 किलोमीटर। हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया? तो भाई हरित क्रांति के द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध वैज्ञानिक खेती तकनीक को जो है वो बढ़ावा दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण जो है 1966 से 1981 तक चला था। दूसरा चरण 1981 से 1995 तक चला। तीसरा चरण जो है वो 1985 से शुरू हुआ था। ठीक है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो नहीं किया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 में हुआ है, जबकि 1969 में यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में भी होता है जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों में सापेक्ष अभाव में वृद्धि, रोजगार में महिला भागीदारी में वृद्धि और बाल मजदूरी की समाप्ति को दर्शाता है, जबकि नेतृत्व शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय नकारात्मक ये है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव है। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 1993 में विलय हुआ था। 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक से हो गया है। ठीक, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो 101 संविधान संशोधन का अधिनियम है आपका 2016 के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A, कौन सा 279A जोड़ा गया। वस्तु और सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद का दर से छूट करी वस्तुओं के बारे में निर्णय लेती है और नई कर नीति का निर्धारण भी करती है।
जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। इसे फिर से डैश वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। भारत के निर्वाचन आयोग ने मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही वे पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति दी गई और तब से ये आयोग 3 सदस्यीय है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1993। ये तो 1990 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है आपका 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसके लिए कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों में उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी अधिकारी भाषा है। तो 348 के तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में सभी अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 348(1) का के तहत प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक, चलो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही, तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल साबुन के साथ सुगमता से झाग नहीं देता। जल की स्थायी कठोरता जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है तथा इसे धावन सोडा के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा आपका ये आंसर होगा। पढ़िए, लो ये दिख ही नहीं रहा। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में जो आपका है ना टाइलिन एंजाइम, लारी एमाइलेज नामक एंजाइम जो है आपका मौजूद होता है, जो स्टार्च में शर्करा को तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। लार में टाइलिन या लारी एमाइलेस ये होगा। नेक्स्ट, कौन सा गणित सुमेलित है? तो एग्रोमेगाली रोग पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित सेमाटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन के अतिश्रावण से होता है। तो यही वाला आपका गलत है। इसमें शरीर गोरिल्ला की भांति बेडौर और कुरूप आनुपातिक भीमकाय हो जाता है, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। मधुमेह, इंसुलिन
गेगा शायरोक्सिन और कुशिंग सिंड्रोम और कोर्टिसोल पर जोड़ा सही है। ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोग जनक कहते हैं। ठीक है। विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, प्रोटोजोआ आदि प्रमुख रोग जनक हैं जो आमतौर पर जल, थल या वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। 51 में आपका आंसर होगा ए। 52 में डी। 53 में ये हो जाएगा आपका 15,000 ये सी। 54 105। 55 33/10। 56 मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा? तो मंदिर माने पूजा घर और मंदिरा माने क्या हो जाएगा बताओ? देवालय और अश्वशाला। मंदिर मीन्स देवालय और मंदिरा मीन्स अश्वशाला। तो अश्वशाला को मंदिरा कहते हैं। ठीक है। और कपट की हांडी, काट की हांडी सॉरी बार बार नहीं चढ़ती। तो छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता। यामा की रचयिता तो भैया महादेवी वर्मा है यामा की, और इन्होंने 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सरलता से जिसे पढ़ा जा सके वो था सुपाठ्य। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर। पैराग्राफ देख लो। The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है मेरा। पता नहीं कब तबीयत ठीक होगी, डलनेस बहुत हो गई बॉडी में। अगर आप लोगों को वीडियो ना देना हो तो मैं बिल्कुल इस समय पढ़ नहीं पा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो 61 का आंसर होगा द राइटर बिलीव दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एजुकेटर व्यक्ति किसी, यानी कि अर्ध शिक्षित की बात हो रही है, व्यक्ति किसी भी उत्कृष्ट साहित्य की अदृश्य विशेषता की सराहना अथवा प्रशंसा। हाफ एजुकेटर ये हो जाएगा डी वाला आपका, है ना। देखो, एक अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी भी उत्कृष्ट साहित्य की अदृश्य विशेषता की सराहना अथवा प्रशंसा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, ये बात है। द वर्ड नैरकोटिक इन द पैसेज मीन्स नैरकोटिक स्वापक, मादक या फिर नशीला, है ना। तो इसका जो है इसका हो जाएगा इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट इसका मतलब हो जाता है मादक पदार्थ, मादक या नशीला। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंप्लेनिंग डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी शब्दकोश का लेखन मतलब राइटिंग, संपादन मतलब एडिटिंग और संकलन मतलब कंपाइलिंग। कार लैक्सिकोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्सिकोग्राफी मतलब कोश रचना। साइकोलॉजी में आपको मनोविज्ञान है, मनोवृत्ति के बारे में, और फिलोलॉजी में भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान, और बायोग्राफी में हम जीवनी देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड मतलब होता है तेज, तीव्र, त्वरित, द्रुत, वेगवान। तो इसका आपका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा ट्रेडी। ट्रेडी मीन्स टायर्ड वाला, मतलब ट्रेडी। मंद, मंदगति, धीमा, ढीला, शिथिल, है ना, टायर्ड वाला, ट्रेडी। नेक्स्ट, fill in the blank with the most suitable article. We were watching dash news on BBC last evening. तो डिफाइन आर्टिकल द, है ना, वी वर वॉचिंग द न्यूज, न्यूज। कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इससे पूछ द का प्रयोग होगा। ठीक है, कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको लगाना होगा, यहाँ पर होगी 550। ठीक है, अब कूट भाषा की बात कर लेते हैं। प्ले को RICB के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और ट्री को VOGB के रूप में कूटबद्ध, तो BOO को किस प्रकार किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, P से जब हम R में जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, प्ले वाले की बात कर रही हूँ। L में जब हम हाई पे जा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं, फिर हम फिर +2 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है इन दोनों में। ट्री वाले में भी यही है, प्ले वाले में भी। तो बुक के लिए हमें क्या करना है? B में हमें +2 करना है, तो B में +2 करेंगे, क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पे, B में +2 कर +2 -3 ये करना। ठीक है, B में हम +2 करेंगे तो आ जाएगा D। ठीक, O में हम -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा L, फिर O में हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q। ठीक, फिर हम उसके बाद K में -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा H, तो आंसर हो जाएगा DLQH। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबके स्थान बदलने हैं। ठीक है, तो D का मतलब क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 48 से भाई 12 को डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, फिर उसके बाद C है, तो वहाँ पर करना है हमको माइनस, तो माइनस कर दो यहाँ पे और लिख दो कितना? 71। ठीक, फिर उसके बाद प्लस करो, A को क्या करना है? प्लस करना है, प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा 40। कैसे लिख रहा है अजीब सा। फिर इंटू कर दो, ब्रैकेट में लिख दो 96। अब D का मतलब डिवाइड था 6, A का मतलब एडिशन था 3, फिर B का मतलब इंटू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 71 + 14 इंटू 16 + 36। ठीक है, तो 4 - 71 + 2 24 36। ठीक है, प्लस फिर 264 - 71 = 193। पता नहीं पेन कैसे चल रहा है आज, 193। ठीक है, ये आएगा, एक सेकेंड। ठीक है, 193। ठीक, चलो। 6 महिलाएं अनु, प्रीति, आरती, कीर्ति, पूनम, सुमन एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी। तो चलो भाई पहले वृत्त बना लेते हैं। अनु बैठी है, ठीक है, प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी है, तो पहले प्रीति को पूनम के सामने बिठा लेते हैं। तो प्रीति बैठ गई यहाँ पे पूनम के सामने।
तो हमारी दोनों पी, ये वाली पी और ये वाली पी एक साथ बैठी है। फिर पूनम कीर्ति और अनु के ठीक बीच में है। पूनम जो है वो कीर्ति के पास भी बैठी है और अनु के पास भी बैठी है। फिर उसके बाद में आरती अनु के ठीक दाएं, तो आरती कहाँ बैठी है, अनु के दाएं, तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, यहाँ पे बैठ जाएगी आरती। ठीक। प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो प्रीति के ठीक दाएं बायां यहाँ पे बैठी है सुमन, तो ये हो जाएगा सुमन। नेक्स्ट एस टी की एस टी की कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस टी की बहन है। फिर आर जो है वो एस का भाई है। और टी जो है वो यू का पिता है। अब यहाँ पर यू और डब्लू की बात हो रही। यू जो है यू डब्लू की पत्नी है। अच्छा, टी जो है वो यू का पिता है। ठीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टी डब्लू से कैसे संबंधित है, तो टी डब्लू से कैसे संबंधित है, तो टी जो है वो डब्लू का कौन हुआ, ससुर हुआ। ठीक है। 70 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो 8 जून 2025 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन हुआ था 2025 का। इसका खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने स्पेन के इटली के जानिक सिनर को हराकर लगातार दूसरी बार जीता है। अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना शबालेंका को पराजित करके महिला एकल का खिताब जीता था। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर जो है संपन्न हुआ। तो मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर रोम इटली में संपन्न हुआ है आपका। इस वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्रालय की नीति नियोजन निदेशक माइकल एंटोन ने किया। ईरान विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने इसमें ईरान का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में यूपी सरकार और किसने यूपी एम्प्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की थी, तो 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने यूपी एप्रीज जिसको कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के द्वारा लखनऊ में किया गया था। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि की क्रांति लाना और महिलाओं को 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का क्या नाम है, तो ये नाम है छोजिन अंग्यो। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। इसके अलावा ये विश्व की 5वीं दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही भी बनी है। इससे पहले भी वो कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया गया, तो ये 7 अप्रैल 2025 की बात है। यूरोपीय शहर लिस्बन,
ठीक है। पुर्तगाल ने राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी ऑफ ऑनर बनाया। राष्ट्रपति को पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर ने सिटी की ऑफ ऑनर में से सम्मानित किया है। ठीक है। कौन सा देश चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? तो 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी की घोषणा करी। तो चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा जापान। ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है। 57वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित समारोह में 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा किसको दिया गया है भाई? अनोरा को। ठीक है। निर्देशक सीन बेकर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड चुनी गई है। ठीक है। मई 2025 में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई 16 से 18 मई 2025 के मध्य में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया है और इस सम्मान का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य था। ठीक है। सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। गोविंदगढ़ में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र के प्रस्ताव को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मुकुंदपुर सतना में महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सफ़ेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर लेआउट योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है। प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 21 मई 1991 को तमिलनाडु की एक चुनावी सभा में एक बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और तभी से आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वासपात व्यक्ति हो, तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने और इस बात को निश्चय समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को नहीं देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उद्दंडता और अक्खड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ नहीं रखो। कौन सा विकल्प सूक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। ठीक है। सूक्ति है ऐसी बात या वचन उक्ति जो अच्छी लगे उसे सूक्ति कहते हैं। ठीक है। अच्छी बात, सुकथन, सुभाषित, सुवचन आदि सूक्ति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किस अर्थ का मतलब होता है कोमल? तो कोमल हम किसको बोलेंगे? कोमल हम मृदुल को बोलेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो कड़ा और सख्त ना हो। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा भाई? तो भैया आत्मनिर्भरता का चयन। हम अपने जीवन में फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? अपने जीवन के फैसले लेने में अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना है ना। व्यवहार की मधुरता, नम्र और उच्चाशय बनती है। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें ये अनुभव कराया जाता है कि संपूर्ण भारत
रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें ये भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी सॉरी, और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई, इसके बारे में हम बात नहीं करते। हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। जैन शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी रूढ़िवादी लोगों ने अपने विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर अतीत के विषय में जानने की जो लालसा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो भाई जूतों की माला से स्वागत किया गया था दयानंद जी का, दयानंद सरस्वती जी का। बाद में कौन सी संख्या अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो भैया बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी संस्था जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी और ये कथन सत्य नहीं है, जबकि अन्य कथन सत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, गलत हुआ। कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो शास्त्रार्थ में जो है वो दयानंद सरस्वती हरा दिए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? तो आधुनिक नृत्य के विकास में योगदान के लिए उदय शंकर को आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। तो ये जो देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार है वो उड़ीसा में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है। किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाते हैं और ये 2012 से हमने मनाना शुरू किया है। और ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में जंगली गधे और ऊँट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जंगली गधे और ऊँट जो है वो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन अथवा कांटेदार वन और झाड़ियों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एंड यूनिसेफ, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई। कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? घाना, अक्रा, ये तो सही है। केन्या, नैरोबी, सही है। नामीबिया, विंडहाक, सही है। नाइजीरिया का होगा अबूजा, ये गलत है, अबूजा। ठीक है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिलिगिरी रंगा पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और ये तमिलनाडु और कर्नाटक की मध्य सीमा निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथा वेंकटेश का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर है और भगवान रंगनाथा को समर्पित मंदिर में आराध्य की मूर्ति खड़े अवस्था में स्थित है। ठीक है, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी आपकी कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है फिनिश।
अब इसके बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आज पेन को पता नहीं क्या हो गया था, और दुआ करिए कि मेरी जल्दी से जल्दी कोल्ड और कफ ठीक हो जाए। मुझे बहुत समय लगता है, मेरा कोल्ड कफ जल्दी ठीक नहीं होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।